इस वीडियो में हम एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 12 जिसका नाम है वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल, जिसकी अंग्रेजी होती है एरियाज रिलेटेड टू सर्किल्स के एक्सरसाइज 12.2 के लिए इम्पोर्टेंट फार्मूला को लर्न करेंगे। तो इम्पोर्टेंट फार्मूला फॉर एक्सरसाइज 12.2। एक्सरसाइज 12.2 के लिए सबसे पहले हम जानेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड। इससे पहले मैंने आपको बता रखा है कि वृत्त किसे कहते हैं। वृत्त के बारे में हमने आपको बताया था, एक स्थिर बिंदु और उसके चारों तरफ समान दूरी पर स्थित छोटे छोटे बिंदुओं का गतिशील पथ वृत्त कहलाता है। एक स्थिर बिंदु और उस बिंदु से समान दूरी पर स्थित छोटे छोटे बिंदुओं का गतिशील पथ वृत्त कहलाता है। तो वृत्त तो हम जानते ही हैं। अब हम आज सीखेंगे वृत्त का त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। यह एक्सरसाइज 12.2 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो वृत्त का त्रिज्यखंड, इसकी अंग्रेजी होती है सेक्टर ऑफ सर्किल। सेक्टर मीन्स होता है त्रिज्यखंड, ऑफ मीन्स काके की, और सर्किल मीन्स वृत्त होता है। तो वृत्त का त्रिज्यखंड, इसकी पूरी अंग्रेजी होगी सेक्टर ऑफ सर्किल। इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। ध्यान दीजिए, यहाँ एक वृत्त है, इस वृत्त का केंद्र C है। अब हम जानते हैं कि वृत्त के केंद्र से वृत्त को परिधि को मिलाने वाली जो रेखा होती है वही वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। वृत्त के केंद्र से वृत्त के परिधि को मिलाने वाली रेखा वृत्त की त्रिज्या कहलाती है। तो यहाँ से ये भी हमारी त्रिज्या है और ये भी हमारी त्रिज्या है। तो परिभाषा के अनुसार किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं, ये पहली त्रिज्या हुई और ये दूसरी त्रिज्या हुई, दो त्रिज्याओं और संगत चाप से घिरा क्षेत्र। अब ये दो त्रिज्या हो गई। अब इनके कह रहा है संगत चाप। तो संगत चाप किसे कहते हैं? ध्यान दीजिए, ये गोला प्रकार है और गोला प्रकार को जब हम यहाँ पे रखेंगे सर्किल बनाने के लिए, तो सर्किल का वृत्त का केंद्र जो होता है गोला प्रकार की नोक ही होती है। नोक आप यहाँ देख रहे हैं, यही क्या है, हमारी गोला प्रकार की ये नोक है, इसे नोक कहते हैं। तो गोला प्रकार की नोक हम यहाँ केंद्र पे रखेंगे और केंद्र पे रखने के बाद जब हम इसे रोटेट करेंगे, रोटेट करने के बाद हमारा सर्किल तैयार होगा। अब ध्यान दीजिए, इस केंद्र पे जब हम इसकी नोक रखेंगे, नोक रखने के बाद यहाँ से यहाँ तक जो हम खींचे हैं, खींचने के बाद यहाँ पे पहली त्रिज्या के बिंदु को स्पर्श कर रहा है और इधर दूसरी त्रिज्या के बिंदु को स्पर्श कर रहा है। तो यहाँ से इस बिंदु से और इस बिंदु तक आने पे जो यहाँ पे एरिया बन रहा है, इसे ही चाप कहते हैं। अब ये छोटा चाप है और अगर ध्यान दीजिए, इस बिंदु से हम उठाएं यहाँ से और घुमा के ले जाएं, इस तरह से पूरा घुमा के ऐसे ले आएंगे। ले आने के बाद ये पूरा घूम के आ रहा है। ध्यान दीजिए, जब यहाँ आके इस बिंदु तक आएगा, इस बिंदु तक आएगा पूरा घूम करके यहाँ से यहाँ तक, ये दीर्घ चाप है, क्योंकि बड़ा है तो इसे दीर्घ चाप कहेंगे और हमारा छोटा चाप इसे क्या कहेंगे, लघु चाप कहेंगे। तो अब आते हैं डिफिनेशन समझ लेते हैं। किसी वृत्त की दो त्रिज्याओं, यहाँ ये पहली त्रिज्या है, दूसरी त्रिज्या हुई, और संगत चाप। अब इन दो त्रिज्याओं से संगत में जुड़ा हुआ चाप कौन सा है? ये वाला चाप भी है। और इन्हीं दोनों त्रिज्याओं से संगत चाप कौन सा जुड़ा हुआ चाप है? ये भी चाप है, बड़ा वाला चाप भी है। संगत चाप से घिरा क्षेत्र त्रिज्यखंड कहलाता है। दो त्रिज्याओं और उनसे उनके संगत चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वही त्रिज्यखंड कहलाता है। तो यहाँ पे हमने इस पॉइंट C मान लिया है, इसे हम पॉइंट मान लेते हैं A। और चाप के लिए अब ध्यान दीजिए, ये हमारा ये भी पॉइंट है त्रिज्या का, इसे मान लेंगे B, और इस चाप के लिए हम मान लेंगे पॉइंट C। पॉइंट C। अब ये लघु चाप है, इसके लिए हमने पॉइंट C मान लिया। इसी तरीके से अब यहाँ पे ये दीर्घ चाप है, तो इसे हम मान लेते हैं पॉइंट E, कहीं भी मान लीजिए आप। तो ध्यान दीजिए,
तो इस तरीके से हमारा ये हमारा सी ए, इसे हम डी मान लेते हैं क्योंकि सी हमने पहले से सेंटर को मान रखा है, तो इसे हम मान लेंगे क्या, डी। आप कुछ भी मान ले सकते हैं, एक्स वाई जेड पी क्यू आर, आपकी जो इच्छा हो आप मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमने डी किया तो आप डी ही करेंगे। तो यहाँ से ध्यान दीजिए, तो ये हमारा सी ए डी बी, सी ए डी बी या सी बी डी ए, ये वाला जो है ये छोटे चाप से बन रहा है त्रिज्यखंड, इसे इसलिए इसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। और अगर हम देखें तो सी ए ई बी, सी ए ई और बी ये बड़े चाप से बन रहा है, इसलिए इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। तो पॉइंट फर्स्ट, चित्र में ए सी बी डी लघु त्रिज्यखंड है। ए सी बी डी चाहे हम कहें सी ए डी बी, तो ये जो है ये हमारा घिरा हुआ क्षेत्र लघु चाप से बना है, इसलिए इसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। और लघु त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में कहते हैं माइनर सेक्टर। सेक्टर मीन्स त्रिज्यखंड होता है और माइनर मीन्स लघु होता है, तो माइनर सेक्टर मीन्स लघु त्रिज्यखंड। यहाँ से सी ए डी बी या सी बी डी ए ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है। और सेकंड पॉइंट पे आते हैं, तो चित्र में सी ए ई बी, सी ए ई बी, सी ए ई बी दीर्घ त्रिज्यखंड है। यहाँ से सी ए ई बी, क्योंकि यहाँ से जो ई है ये बड़ा चाप है, इसलिए इससे जो बनेगा दीर्घ चाप है या बड़ा चाप कहें हम, इसलिए इस चाप द्वारा जो त्रिज्यखंड बनेगा उसे दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। तो चित्र में सी ए ई बी दीर्घ त्रिज्यखंड है। दीर्घ त्रिज्यखंड को अंग्रेजी में मेजर सेक्टर कहते हैं। मेजर मीन्स दीर्घ होता है और माइनर मीन्स लघु होता है। सेक्टर मीन्स त्रिज्यखंड होता है, तो मेजर सेक्टर मीन्स हुआ आपका दीर्घ त्रिज्यखंड। तो सी ए ई और बी ये हमारा जो एरिया है पूरा ये दीर्घ त्रिज्यखंड है। और यहीं पे जो छोटा वाला एरिया है जो लघु चाप से बना है सी ए डी बी, ये हमारा लघु त्रिज्यखंड है। इस तरीके से आपका ये पॉइंट क्लियर हुआ कि त्रिज्यखंड किसे कहते हैं, लघु त्रिज्यखंड किसे कहते हैं और दीर्घ त्रिज्यखंड किसे कहते हैं। त्रिज्यखंड पे ही हम कुछ और इम्पोर्टेंट बातें जान लेते हैं। चलिए पॉइंट थर्ड पे आते हैं। पॉइंट थर्ड सीख लेंगे हम। पॉइंट थर्ड, इसमें जो अब जो सवाल लगाई जाएगी तो सवाल के लिए, क्वेश्चंस के लिए कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं, तो इम्पोर्टेंट फार्मूले भी हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है, क्योंकि ये पूरा बेसिक वीडियो है एक्सरसाइज 12.2 के लिए, तो हमें वो भी सीखना आवश्यक है। यहाँ से हम देखेंगे तो पॉइंट थर्ड पे आते हैं। यहाँ हमारा पॉइंट थर्ड है और ये पॉइंट हमारा फोर्थ है। तो थर्ड में कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ध्यान दीजिए ये हमारा लघु चाप से बना हुआ घिरा हुआ क्षेत्र है, इसे इसलिए इसे कहेंगे लघु त्रिज्यखंड। और ये दीर्घ चाप से बना हुआ क्षेत्र इसलिए इसे कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। तो अगर यहाँ पे हम मान लेते हैं कि इसका एंगल यहाँ पे थीटा है, लघु त्रिज्यखंड का जो ये एंगल है थीटा है, अगर हम इस क्षेत्रफल, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो इसके लिए फार्मूला होता है कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहाँ थीटा है, इसके स्थान पे 45 डिग्री, 60 डिग्री या 90 डिग्री कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ से ध्यान दीजिए थीटा के स्थान पे वैल्यूज़ होंगी, वो कोण की वैल्यूज़ होंगी, 30 डिग्री होगा, 45 होगा, 75 होगा, कुछ भी दिया रहेगा। यहाँ उसका अलग से अपना मान होगा। तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जब ये निकालने के लिए कहेगा तो हमारा फार्मूला होगा थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। ये तो हुआ हमारा लघु त्रिज्यखंड के लिए। अगर ध्यान दीजिए अगर हमारे यहाँ पे दीर्घ त्रिज्यखंड निकालना हो और इसकी कुछ वैल्यू दी गई हो तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरे की यहाँ से निकालेंगे, इस लघु त्रिज्यखंड की वैल्यू निकालेंगे। इसके बाद इसकी वैल्यू निकाल करके हम बड़े वाले की निकाल करके छोटा वाला अगर माइनस कर देंगे
बड़ा वाला क्षेत्रफल अगर निकाल करके इस छोटे वाले को निकाल देंगे तो हमारा केवल बड़ा वाला त्रिज्यखंड बचेगा। तो सवाल करते समय हमको आपको वो सिखाएंगे। बस आप ये जानते रहिए कि कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इक्वल टू होता है थीटा अपान 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर। आते हैं पॉइंट 4 पे। तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई। अब ये कोण थीटा वाला त्रिज्यखंड है हमारा, इसके संगत चाप क्या होता है, तो ये हमारा लघु चाप है। हमने आपको अभी गोला प्रकार से बताया था, ये लघु चाप है और ये हमारा है दीर्घ चाप। अगर प्रश्न में पूछे कि इस लघु चाप की लंबाई क्या होगी, तो क्योंकि त्रिज्याएं बताया के रखेगा कि त्रिज्या की लंबाई क्या है। यहाँ पे 5 सेंटीमीटर हो सकती है, 6 हो सकती है, 2 हो सकती है, या 7 होगी, 14 सेंटीमीटर होगी। और हमसे अगर ये पूछ ले कि इसकी त्रिज्याएं इतने सेंटीमीटर की हैं और इसके चाप की लंबाई क्या होगी, तो जब चाप की लंबाई पूछे तो उसके लिए फार्मूला होता है। तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई, और संगत का अर्थ ही होता है जुड़ा हुआ। ध्यान दीजिए, जैसे ये हमारा अभी हमने बताया आपको, ये त्रिज्याएं हैं, इन त्रिज्याओं से जुड़ा हुआ कौन सा चाप है, तो ये हमारा चाप डी है। तो संगत का अर्थ होता है जुड़ा हुआ। तो कोण थीटा वाले त्रिज्यखंड के संगत चाप की लंबाई इज इक्वल टू होगा थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। थीटा अपान 360 डिग्री इंटू 2 पाई आर। इस तरीके से हमारा त्रिज्यखंड के बारे में जितनी भी चीज़ें थी वो क्लियर हो गई। ये दो फार्मूले बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। दो फार्मूलों अगर आपको याद होंगे तो निश्चित रूप से आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत नहीं होगी। अब इसी चैप्टर में कुछ और चीज़ें हम जान लेते हैं। एक्सरसाइज 12.2 से थोड़ा सा रिलेटेड है, तो उसको भी हम थोड़ा जान लेते हैं। वृत्त का वृत्तखंड किसे कहते हैं? अभी हमने वृत्त का त्रिज्यखंड सीखा, अब वृत्त के वृत्तखंड को हम सीख लेते हैं। तो वृत्त का वृत्तखंड, इसकी अंग्रेजी होती है सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। सेगमेंट मीन्स होता है वृत्तखंड, ऑफ मीन्स आकृति, और सर्किल मीन्स हमारा वृत्त होता है। इस तरीके से सेगमेंट ऑफ सर्किल से हुआ हमारा वृत्त का वृत्तखंड। ध्यान दीजिए, अब तो वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। वृत्त के जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। तो जीवा क्या होती है मैंने आपको बता रखा था कि किसी भी वृत्त के एक सिरे से प्रवेश करके दूसरे सिरे से निकलने वाली जो रेखा होती है वही वृत्त की जीवा कहलाती है। तो यहाँ पे हमने एक सर्किल खींच रखा है, इसका केंद्र सी हमने मान रखा है, क्योंकि केंद्र को सेंटर कहते हैं, तो इसलिए सेंटर से जो, ध्यान दीजिए, केंद्र को कहते हैं सेंटर। यहाँ पे अगर हम केंद्र लिखते हैं तो केंद्र को कहते हैं सेंटर, CENTR इसकी जो अंग्रेजी होती है। तो ये यहाँ पे इसका पहला अक्षर सी से है, तो अधिकतर हमको इसको सी ही मानते हैं केंद्र को। आप कुछ भी मान सकते हैं, MNO, यहाँ पे सी के स्थान पे आप कुछ भी मान लीजिए, ABCD XYZ, आपको जो पसंद आए। अधिकतर इसको सी इसलिए माना जाता है क्योंकि जो केंद्र होता है उसकी अंग्रेजी होती है सेंटर, तो सेंटर का पहला जो अक्षर है वो सी है। तो सी अल्फ़ाबेट होने के कारण हम इसका केंद्र सी ही मानकर ऐसा चलते हैं। तो यहाँ पे चित्र में ABD लघु वृत्तखंड है। ध्यान दीजिए, हमारा केंद्र सी हो गया। अब यहाँ से हमने जीवा खींच रखी है, तो इस जीवा के भी हम नाम दे देते हैं। यहाँ पे हमने मान लिया पॉइंट हमारा A है, और यहाँ पे हमारा पॉइंट B है, तो ये A भी हो गया, AC था ही। यहाँ पे हम इस चाप के लिए मान लेते हैं हमारा पॉइंट D है। और इसी तरीके से ये ऊपर वाला भी पॉइंट, अब ये हमारा ये भी चाप है क्योंकि ये लघु चाप है, और इधर से ये दीर्घ चाप दिख रहा है, इसके लिए हमने लघु चाप के लिए हमने पॉइंट D मान लिया, और यहाँ पे हम पॉइंट मान लेते हैं E मान लेते हैं। इस तरीके से हमारा क्लियर होगा। अब ध्यान दीजिए, तो चित्र में ABD लघु वृत्तखंड है। यहाँ से AB हमारा चाप है, AB हमारी एक जीवा है। AB, ध्यान दीजिए, AB हमारी क्या है? जीवा है। और यहाँ से ये D जो है हमारा लघु चाप है। तो ABD, चित्र में ABD, तो ABD हमारा लघु वृत्तखंड है, और इधर से दीर्घ चाप है। तो चित्र में AEB दीर्घ त्रिज्यखंड है। इसे माइनर सेगमेंट कह देंगे, अगर अंग्रेजी कहना चाहेंगे आप तो माइनर सेगमेंट, और इसे
मेजर सेगमेंट कह देंगे, तो परिभाषा क्लियर होती है। वृत्त की जीवा और संगत चाप से घिरा क्षेत्र वृत्तखंड कहलाता है। यहाँ पे वृत्त की जीवा है और ये चाप है हमारा, तो वृत्त की जीवा और चाप से जो घिरा हुआ क्षेत्र होता है वही वृत्त का तृतीय खंड कहलाता है। इसी तरीके से इधर भी जो है ये वृत्त की जीवा है और इधर भी ये चाप है हमारा, ये दीर्घ चाप है। इस तरीके से ये भी हमारा वृत्तखंड होगा, लेकिन ये बड़ा भाग है, दीर्घ चाप से बन रहा है, इसलिए इसे दीर्घ, यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसे क्या कहेंगे, दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वो तृतीयखंड हम पढ़ चुके हैं, इसे दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे क्योंकि बड़ा भाग है, और इसे छोटा भाग इसे क्या कहेंगे, लघु वृत्तखंड, इसे दीर्घ वृत्तखंड। आशा करता हूँ कि आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल न भूलिएगा कि मेरा आपको ये वीडियो कैसा लगा। इसके अलावा अगर आप मेरे चैनल पर नए हों तो मेरी आपसे एक विनती है कि आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने से लाभ ये होगा कि इसके पहले मैंने NCERT पैटर्न पर आधारित क्लास 10 के मैथमेटिक्स के चैप्टर 8, चैप्टर 9 और चैप्टर 10 को भी पढ़ा रखा है। अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो उनके वीडियो भी आपको मेरे वीडियोज बॉक्स में आसानी से देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा अभी तक मैंने चैप्टर 12 पर जितने भी वीडियो अपलोड कर रखे हैं, अगर आपने उन वीडियो को भी नहीं देखा है तो मैं उन वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक की सहायता से उन सभी वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। और जैसे ही आप सब्सक्राइब करते हैं, सब्सक्राइब बगल में एक बेल आइकन दिखता है जो घंटी का आकार का दिखता है, उसे प्रेस करना दबाना आप बिल्कुल न भूला करिए। इससे लाभ ये होगा कि इसके बाद जो भी वीडियो मैं अपलोड करूँगा उन वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचती रहेगी और आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।